श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से बस एक ही उम्मीद है कि कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। सिस्टर, मेरा बेटा बाहर बैठा होगा, जरा उसे अंदर बुला दीजिए। भावना किसी तरह तकिए के सहारे टिक कर बैठी और सामने खड़ी नर्स से बहुत उम्मीद बांध कर बोली, लेकिन नर्स तो दवाइयों के चार्ट में फेरबदल करने में व्यस्त थी। 10 बजे वाली दवाई का टाइम होने वाला है, उससे पहले आपको दूध पीना पड़ेगा। दवाई के बाद मैं आखिरी बार आपका बीपी चेक करूंगी, फिर आप आराम से अपना मोबाइल यूज़ कर सकती हैं। नर्स ने चार्ट वापस स्टैंड पर लगाते हुए कहा, अरे मुझे मेरे बेटे से मिलना है, आप उसे बुला क्यों नहीं देती? भावना ने अब थोड़े गुस्से और चिढ़ के साथ कहा। उसकी आवाज में बसी रुसवाई कमरे के माहौल को भी रुसवा कर रही थी। नर्स ने एक तसल्ली भरी नज़र मरीज के ऊपर डाली और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। कैसे पागल लोग हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। कितनी बार कहा था अक्षित को मुझे नहीं होना भर्ती, लेकिन ये लड़का मेरी कोई बात नहीं मानता। भावना उस कमरे में अकेली बड़बड़ाती रह गई। 62 साल की भावना पिछले 3 घंटे से हॉस्पिटल के उस पलंग पर लेटी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। इन चंद घंटों के इंतजार ने उसे उनकी उम्र से भी अधिक बूढ़ा बना दिया था। उसका जी बुरी तरह घबरा रहा था। बस जरा सा पेट में गैस का दर्द ही तो हुआ था, लेकिन उसका बेटा अक्षित उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आया था और अब खुद गायब था। ऊपर से हॉस्पिटल का ये अजीब सा स्टाफ, नर्स भी काफ़ी देर तक वापस नहीं आई, तो भावना का भी जी अजीब सा होने लगा। उस कमरे में उससे अकेला रहा नहीं जा रहा था। 30 साल की उम्र में ही उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद रिश्तेदारों और घर वालों ने भी उसे अकेला ही छोड़ दिया था। यूं भावना ने अपने बेटे अक्षित के सहारे ही जीवन के संघर्ष का सफ़र तय किया था, लेकिन अक्षित के बिना उसे एक पल भी चैन नहीं पड़ता था। उसने साइड में रखा अपना चश्मा उठाया, उसमें बंधी नीली डोरी को सुलझाकर अपनी आंखों पर चढ़ाया और पेट में उठ रहे दर्द के बावजूद पलंग से उठकर खड़ी हो गई। उसे हल्का सा चक्कर भी आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो किसी तरह अपने आप को संभालते हुए दरवाजे तक पहुंची। हाथ दरवाजे पर टिक गए थे, लेकिन उस कमरे में ऐसा कुछ था जो उसे वहां से बाहर जाने से रोक रहा था। भावना ने पीछे मुड़कर दीवार घड़ी की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे। अगर मैं चली गई तो नर्स दवाई नहीं दे पाएगी, यही सोचकर उसके कदम रुक गए। पलंग पर वापस लेटने का उसका मन नहीं था। पेट पकड़कर किसी तरह चलते हुए वे कमरे की खिड़की के पास पहुंची। खिड़की के दोनों पल्ले बंद थे। भावना ने उन्हें आहिस्ते से खोलना चाहा, लेकिन वे जैसे सालों से बंद थे, खुल ही नहीं रहे थे। भावना ने झल्लाकर कोशिश करनी छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। 2 पल के लिए लगा कि पलंग पर कोई लेटा हुआ है। वो सदमे से हिचकी खाकर दीवार से चिपक गई और आंखें फाड़कर पलंग को घूरने लगी, लेकिन अब वहां कोई ना था। भावना का सिर बहुत तेज दुख रहा था और एक हाथ अब तक पेट पर कसा हुआ था। सिस्टर, वो पूरी दम लगाकर चिल्लाई, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अचानक ही भावना को ऐसा लगने लगा जैसे इस हॉस्पिटल में उसके अलावा कोई है ही नहीं। वो घबराते हुए दरवाजे के ऊपर गिर पड़ी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया और सामने की गलियारे में फैला अंधेरा भावना का इंतजार करता दिखा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? हे भगवान, ये कहाँ फंस गई हूँ मैं? अक्षित, बेटा अक्षित, कहाँ हो तुम? भावना अब डर के मारे रो पड़ी थी। उसकी सांस गले में अटक सी रही थी। सामने से किसी के आने की आहट सुनी तो
उसे थोड़ी तसल्ली मिली। कोई है क्या यहाँ? उसने सहमी हुई आवाज में धीमे से पूछा। कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक सफेद आकृति धीरे धीरे करीब आती हुई महसूस हुई, जो कि बहुत धुंधली और चौड़ी फैली हुई थी। कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे कांपती हुई गलियारे की दीवार से चिपक गई और पलक झपकते ही वो आकृति गलियारे को पार करके भावना के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। भावना अपनी तेज सांसों और मंद पड़ती धड़कनों को संभाल वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुड़ मुड़ कर अपने कमरे की तरफ देखती जा रही थी। अभी वो गलियारा पार भी ना कर पाई कि उसके कमरे में से किसी के चीखने की तेज आवाज सुनाई दी। भावना पलटी और वो सफेद आकृति उसे अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। नहीं! भावना प्राण छोड़कर चीख पड़ी और अंधेरे में ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर भागने लगी। उसका कमरा हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर था। लगातार 2 सीढ़ियां उतरकर भावना ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। उसने जरा सा रुककर सांस लेनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास की हवा तो जैसे उसका दम घोटने को तैयार थी। पूरे हॉल में कई रंग की गहरी चौड़ी आकृतियां लहरा रही थी। भावना का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो खुद को बेजान महसूस कर रही थी। पूरे हॉल में किसी के रोने, गिड़गिड़ाने और उतनी ही तेजी से किसी के चिल्लाने की आवाजें भावना की अकड़ती हुई नसों में झंझनाहट पैदा कर रही थी। नहीं, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। भावना ने पूरी ताकत से अपने सीने को दबाया और लड़खड़ाते पैरों से उस हॉस्पिटल के बाहर निकलने के लिए भागने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। चांद भी आसमान से नाराज था। सितारों ने भी उस खौफनाक मंजर को देखने से तौबा कर ली थी। लेकिन जिस पर यह रात बीत रही थी, वो कैसे इस कयामत से रिहाई पा सकती थी। भावना हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, लेकिन यहाँ भी रात के अंधेरे में सेंध लगाते वो सारे साए और उनकी भयावह आवाजें भावना को मौत की हद तक डरा रहे थे। काफी देर तक सड़क पर भागने के बाद वो एक जगह रुकी। यहाँ कोई साया नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। चैन की एक सांस मिलते ही भावना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपने बच्चे के पास जाना था, लेकिन वो आधी रात में इन सड़कों पर तन्हा भागे जा रही थी। वो थक कर सड़क पर ही बैठ गई और काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर हलक सूखने लगा तो इधर उधर नजर दौड़ाई। सुनसान रास्ता था। सड़क के दोनों तरफ बंद दुकानें थी। कोई भी आ जा नहीं रहा था और ना ही वहां कोई मकान था। प्यास और अपने बच्चे से मिलने की तड़प में बिलबिलाते हुए वो सारी रात उन रास्तों पे भटकती रही। लेकिन ना ये रात खत्म हो रही थी और ना ही उसकी तलाश। और आखिर में हार कर वो उसी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक गई। ये सब तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। मैंने कहा था ना कि रविता के पास कोई ना कोई रहना ही चाहिए। रविता का पति अनुराग हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ पर चिल्ला रहा था। सर, मैं उनके साथ कमरे में ही थी। सुबह उनके लिए दूध लाने कैंटीन गई थी। जब लौटकर आई तो देखा कि मैडम मर चुकी थी। अचानक से ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता सर। सुबह से रविता के रूम में ड्यूटी कर रही नर्स घबराहट के मारे जोर जोर से रो रही थी। अनुराग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सबको अपने सामने से भगा दिया। उसने अपनी पत्नी रविता की डेड बॉडी को संभाला और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। ऐसे कैसे कोई एसिडिटी से मर सकता है? और अनुराग सर तो इतने बढ़िया डॉक्टर हैं, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि रविता मैम इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी। हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर रविता की मौत के बाद से ही हर कोई सदमे में था, लेकिन हर किसी को इसका साफ कारण भी पता था। कुछ लोग इसे स्वीकार कर चुके थे और कुछ लोग अब भी उस अंधेरे से अनजान बनकर उजाले में रहना चाह रहे थे। हिम्मत ने बस कुछ दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया था। उसे शुरू में कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन अपने सीनियर डॉक्टर की ऐसी अचानक मौत से वो बुरी तरह हिल गया था। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू इन सब चीजों की फिक्र मत कर, तू बस अपना काम कर। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, एकदम सही हो रहा है। इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक बेचारी औरत को तन्हाई की मौत मरने पर मजबूर कर दिया था,
क्योंकि उसका बेटा इलाज के पूरे पैसे ही नहीं भर पाया था। और तो और जब वो औरत मर गई तो उसके बेटे को उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं की। 3 दिन बाद उस औरत का बेटा पूरे पैसे लेकर भी आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इन लोगों ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अमित ने दबी हुई आवाज में हिम्मत को ये सब बताया तो हिम्मत के दांत से लेकर एड़ी तक हर एक हड्डी कड़कड़ा उठी। ये सब कैसी बात कर रहा है यार तू? वो पसीने से भीग चुका था। अरे सच कह रहा हूँ, अंतिम संस्कार के बाद उस औरत की डेड बॉडी तो इस हॉस्पिटल से चली गई, लेकिन उसकी आत्मा अब तक नहीं गई। या यूं समझो कि जिस रात वो मरी थी उस रात ने उसकी मौत का दर्द अब तक अपने आगोश में समा रखा है, और वो रात अब तक जारी है, लेकिन कब तक जारी रहेगी कुछ बता नहीं सकती। अमित उसे एक एक करके सारी जानकारी पिलाता जा रहा था। तुझे इतना सब कैसे पता? हिम्मत इन रहस्यों में उलझ कर रह गया। अरे बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आ चुके हैं इस हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सुबह हो या शाम, दिन हो रात, हर वक्त इस हॉस्पिटल में रात की मनहूसियत छाई रहती है। और आज देखो, जिस तरह वो औरत अपने बच्चे से मिलने की गुहार लगाते लगाते मर गई थी, वैसे ही डॉक्टर रविता भी अपने पति से मिलने के लिए पूरे 2 दिन से चिल्ला रही थी, लेकिन सर को दूसरे कामों से फुर्सत ही नहीं मिली। और जब तक वो उन्हें देखने आए तब तक वो मर ही गई। अमित के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। तो क्या बाकी सब भी ऐसे ही मर जाएंगे? हिम्मत डर गया था और अब जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को छोड़कर जाना चाहता था। सब क्यों मरेंगे? जिसने गलत काम किया है वो भुगतेगा। हम तो आराम से अपना काम करेंगे, फिक्र मत कर, हमें कुछ नहीं होगा। और अब तू अपने मरीज को देख कर आ, मैं जरा जनरल वार्ड में होकर आता हूँ। अमित ने हिम्मत को समझाया और जनरल वार्ड की तरफ चला गया। हिम्मत दूसरे फ्लोर पर बने रूम नंबर 14 की तरफ बढ़ गया। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो नजर अपने आप ही उस कमरे की तरफ मुड़ गई जहां सुबह डॉक्टर रविता की मौत हो गई थी। वो आहिस्ते से उस कमरे की तरफ बढ़ा। जितना वो उस कमरे के पास आ रहा था, उसके आसपास का दिन धीमे धीमे रात में बदलता जा रहा था। दरवाजे के पास आकर हिम्मत की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा ही था कि उसके पैर के नीचे कुछ आकर टकरा गया। हिम्मत ने पैर हटाकर देखा, एक चश्मा फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने झुककर वो चश्मा उठाया। उसमें एक नीला धागा बंधा हुआ था और तभी हिम्मत को कुछ याद आया। उसे वो चश्मा किसी बिच्छू सा जान पड़ा और उसने तुरंत ही वो चश्मा फेंक दिया और लड़खड़ाते हुए कदमों से दीवार का सहारा लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। नहीं, मैंने तो बस उस औरत का चश्मा निकालकर उसके बगल में रखा था। मैंने उसे नहीं मारा, ना ही उसे उसके बेटे से मिलने के लिए मना किया। मेरी कोई गलती नहीं, वो मुझे नहीं मार सकती। हिम्मत बड़बड़ा रहा था और उसके शरीर का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। आखिरकार उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो खुद भी उसी गहरी काली रात में समा गया जिस रात उसने अपने साथी डॉक्टर के साथ मिलकर भावना नाम की मरीज को बेहोश करके उसके आंतरिक अंग बाहर निकाल लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके मरने के बाद भी उसका बेटा उसकी डेड बॉडी हासिल नहीं कर सकता था। दिन के 12 बज रहे थे और उस हॉस्पिटल में पसरा खौफनाक अंधेरा ये तय कर रहे थे कि उस रात भावना अकेली नहीं मरी थी, क्योंकि उसके बाद एक अकेली रात ही थी जो अब तक जिंदा थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच वो लाल रंग का बंगला। प्रीति और हरमन अपने हनीमून के लिए शिमला निकले। रास्ते में घूमते घूमते शाम हो गई। अभी वो शिमला से काफी दूर भी थे। जंगल का पहाड़ी रास्ता और अचानक से गाड़ी का खराब होना काफी था दोनों का मूड खराब करने को। हरमन ने बहुत कोशिश की गाड़ी ठीक करने की, लेकिन नहीं कर पाया। तभी वहां तेज बारिश होने लगी और हरमन प्रीत जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। प्रीति की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे घबराता हुआ देखकर हरमन उसे छेड़ता हुआ कहता है कि क्यों डर रही हो प्रीति? इतना अच्छा मौका बारिश में रोमांस करने का बार बार नहीं मिलता।
ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। तभी प्रीति को ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी के सामने से कोई लड़की निकल कर गई हो। प्रीति घबरा जाती है और कहती है, हरमन, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। हरमन उसे कहता है, नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा, इस जंगल में हमारे सिवा और कौन हो सकता है। ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। इस तरह उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे शाम के 5 बजे से रात के 10 बज गए। फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अब उनके मन में ये सोचकर उम्मीद जागी कि शायद यहाँ पास में ही कोई घर है। अब वो बारिश के हल्के होने का इंतजार करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और बारिश थोड़ी कम भी हो गई थी। तो हरमन ने प्रीति से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं आसपास देख कर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रीति डर के हरमन से चिपक गई और बोली, नहीं हरमन, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रीति, तुम गाड़ी अंदर से बंद कर लो, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे देखकर ही गाड़ी खोलना। ये कहकर हरमन गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चलता रहा। काफी दूर आने पर उसे एक गाड़ी दिखाई दी। अब हरमन में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का गाड़ी ठीक कर रहा है और एक लड़की डरी हुई गाड़ी में बैठी हुई है। हरमन सोचता है शायद ये पति पत्नी होंगी और हमारी तरह घूमने आए होंगे। हरमन उनके पास जाकर पूछता है, माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जी बिल्कुल जान सकते हैं, मैं गर्व और ये मेरी पत्नी निहारिका है। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, लेकिन खराब गाड़ी और खराब मौसम की वजह से यहाँ फंस गए हैं। तब हरमन भी उन्हें अपनी स्थिति बताता है जो उन चारों की एक जैसी ही है। अब गर्व और हरमन मिलकर उस दिशा में जाते हैं जहां से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ कोई रहता है। उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो दोनों वहां जाते हैं जहां पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो लड़की बला की खूबसूरत और उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हरमन उस लड़की को अपने बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या सिर्फ आज की रात के लिए हम चारों को आपके बंगले में जगह मिल सकती है? वो लड़की उन चारों को वहां रुकने के लिए आज्ञा दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर आप चारों सिर्फ लाल रंग के कपड़े ही यहाँ पहनोगे तो ही आप रुक सकते हो। गर्व कहता है, मुझे मंजूर है, क्योंकि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मेरी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। मैं भी यहाँ आने से पहले अपने बैग में से लाल कुर्ता पहन लूंगा। ये कहकर गर्व वापस अपनी पत्नी निहारिका को लेने चला जाता है, लेकिन हरमन कहता है, हम दोनों में से कोई भी लाल कपड़े नहीं लेकर आया है। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत से लाल कपड़े मिलेंगे, आते ही पहन लेना। हरमन भी वापस चला जाता है प्रीति को लेने। वो वापस जाकर प्रीति को सारी बात बताता है। प्रीति कहती है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये लाल रंग का बंगला और वो लड़की जिसने ऐसी अजीब शर्त रखी है? हरमन जो पहले ही उस लड़की की तरफ आकर्षित हो चुका था, वो कहता है, इसमें अजीब क्या है, लाल कपड़े पहन लेने से कौन सा हमारी जान चली जाएगी? प्रीति हरमन को बीच में ही टोकते हुए कहती है, शुभ शुभ बोलिए आप। अब हरमन के ज्यादा जोर देने पर प्रीति भी थोड़ा जरूरी सामान निकालती है और उसके साथ चल पड़ती है लाल बंगले की ओर। वो चारों एक साथ ही लाल बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की चारों को अंदर ले जाती है। वहां वो चारों देखते हैं कि पूरे बंगले में लाल रंग ही किया हुआ है, यहाँ तक कि दरवाजे और छत भी लाल रंग के ही हैं। अब चारों को कमरे भी लाल रंग के ही मिलते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं। प्रीति और हरमन अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लाल रंग का ही है। अब हरमन प्रीति से कहता है कि अपने और मेरे लिए कपड़े निकाल लो जब तक मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ता है। प्रीति अब लाल रंग के कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, जिसे देखकर वो चीखते हुए हरमन से चिपक जाती है। हरमन प्रीति से पूछता है, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों चीख रही हो?
प्रीति लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, वो कंकाल है हमारी अलमारी में। हरमन उसके साथ अलमारी के पास आता है तो देखता है कि वहां कोई कंकाल नहीं है। उस अलमारी में लाल रंग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। हरमन प्रीति से कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, और ये कहकर उसमें से कपड़े निकालकर प्रीति को पहनने को देता है। प्रीति और हरमन अलमारी में से लाल रंग के कपड़े निकाल लेते हैं। प्रीति अब अपना लाल रंग का गाउन लेकर बाथरूम में जाती है और जैसे ही पानी चलाती है तो वो पानी भी लाल रंग का आने लगता है। प्रीति फिर से चीखती हुई बाहर चली जाती है और हरमन के पूछने पर बताती है कि हरमन, पानी की जगह पर खून आ रहा है। उसकी बातों से हरमन हंसने लगता है और कहता है, क्या घर से कोई डरावनी फिल्म देखकर आई हो क्या? ये कहकर वो उसे बाथरूम में ले जाता है जहां वो प्रीति को पानी चलाकर दिखाता है। अब प्रीति और हरमन कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन हरमन के दिमाग में उसी लाल गाउन वाली लड़की का सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। पता नहीं कौन सा आकर्षण था उस चेहरे में कि वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा था। अब वो प्रीति से कहता है कि मैं जरा बाहर का माहौल देख कर आता हूं। प्रीति कहती है, रहने दीजिए, मुझे यहां बहुत अजीब लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन हरमन नहीं मानता और उठकर बाहर चला जाता है। वो प्रीति को दरवाजा अंदर से बंद करने को कहकर चला जाता है। बाहर वो एक बहुत लंबी सी लॉबी में चलता जाता है जिसके आसपास बहुत से कमरे हैं। बिजली चमक रही है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, उस समय भी बंगले में बिजली है। इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। हरमन तो बस उस लड़की से मिलना चाहता है। तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो। उसका सांस घुटने लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंखें भी बंद होने लगती है कि तभी उसकी गर्दन दबाने वाले हाथ गायब हो जाते हैं। वो उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरमन मन में सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। ये सोचकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसे बहुत मधुर पियानो की आवाज आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़े हॉल में आता है तो देखता है कि वही लाल रंग के गाउन वाली लड़की पियानो बजा रही है। हरमन उसकी धुन सुनकर होश खोने लगता है और ठीक उसके सामने एक सोफे पर बैठ जाता है। हरमन उसकी बजाई हुई इस धुन में खोता ही चला जाता है। तभी उस लड़की की नजर हरमन पर पड़ती है और वो उठकर उसके करीब आती है। ठीक हरमन के सामने टेबल पर 2 कांच के गिलास और रेड वाइन रखी हुई है। बिना हरमन की इच्छा जाने वो दोनों गिलासों में वाइन डालकर एक गिलास हरमन की ओर बढ़ाती है। हरमन लगातार उसकी आंखों में देखता हुआ वाइन पीता रहता है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इस हुस्न की मलिका का नाम जान सकता हूं? वो लड़की हरमन द्वारा उसका नाम इस अंदाज में पूछने से प्रभावित हो जाती है और अपना नाम सोफिया बताती है। हरमन उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है और उसे देखता जाता है। अब सोफिया हरमन को कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? हरमन तो यही चाहता था कि किसी भी तरह से वो सोफिया के करीब आ सके। वो सोफिया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज की रात मेरे लिए कयामत की रात है। जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ डांस करना चाहती है। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सोफिया उसकी बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है कि तभी हरमन कहता है, बहुत कातिल हंसी है तुम्हारी। सोफिया हरमन से कहती है, ध्यान रखिएगा कहीं आपका कत्ल ही ना हो जाए। हरमन भी बड़े शायराना अंदाज में जवाब देता है और कहता है, अब कत्ल का भी कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो सोफिया का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। सोफिया एक मदहोश सी करने वाली धुन चला लेती है और दोनों उस मीठी धुन पर डांस शुरू कर देते हैं। हरमन सोफिया के साथ डांस करने में इतना खो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता है कि उसकी पत्नी प्रीति इस अजीब सी जगह में अकेली कमरे में है। एक खूबसूरत लड़की का नशा उसे उसके पति का धर्म को भुलवा चुका है। दूसरी ओर प्रीति अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है
और उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रीति बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवटें बदल रही है। अब जब हरमन को गए हुए काफी देर हो जाती है तो प्रीति कमरे में ही टहलने लगती है। वो देखती है कि उसके कमरे की एक खिड़की से बंगले का सारा नज़ारा दिख रहा है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी तेज बारिश में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लॉबी में आती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उनके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में गर्व और निहारिका ठहरे हैं। वो सोचती है कि क्यों ना उनकी मदद मांग ली जाए। ये सोचकर वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता है। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत से कमरे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सबसे आखिर के कमरे तक पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे बंगले में सिर्फ एक यही कमरा है जो लाल रंग का नहीं है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जाम है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ही वो दरवाजा खुलता है। उस कमरे में प्रीति जैसे ही प्रवेश करती है कि सामने उसी लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसने इन चारों को लाल बंगले में पनाह दी थी। उस तस्वीर पर एक बड़ा सा हार भी चढ़ा हुआ है। अब प्रीति समझ जाती है कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा है। वो डर की वजह से कांपने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए उसकी नज़र एक और दरवाजे पर जाती है जो उसी कमरे से होकर जा रहा है। अब प्रीति उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। पहले तो वो वापस आने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद यहीं कुछ सुराग मिल जाए जो उसे उसके हरमन तक पहुंचा दे। ये सोचकर वो उन अंधेरी सीढ़ियों पे चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन सोफिया के साथ डांस करने में पूरी तरह से व्यस्त है। यहाँ तक कि वो प्रीति को भी पूरी तरह से भूल चुका है। अब दोनों थक कर दोबारा से सोफे पर बैठ जाते हैं और सोफिया फिर से अपने और हरमन के लिए रेड वाइन लेकर आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पीने लगते हैं। अब सोफिया खड़ी होकर कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगती है हरमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हरमन उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। सोफिया उसे कातिल सी मुस्कान के साथ देखती है और कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हरमन भी उठकर उसके साथ चल देता है। तभी सोफिया रुक जाती है और हरमन से पूछती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हरमन भी बहुत शायराना अंदाज में जवाब देता है, कौन सी पत्नी? तुम जैसी हुस्न की मलिका पे ऐसी हजारों पत्नियां कुर्बान। ये कहकर वो सोफिया के साथ हाथों में हाथ डाले उसके कमरे की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर प्रीति अपने पति की खातिर उस भयानक और अंधेरी खतरनाक सीढ़ियों पर चलते हुए नीचे के एक तहखाने में पहुंच जाती है। वहां प्रीति देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई एक किताब पढ़ रही है और उसके गले में क्रॉस भी है। प्रीति हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है और कहती है, मैडम क्या आप मुझे सुन रही हैं? और वो प्रीति की ओर देखती है और कहती है, आज तुम आई हो? प्रीति हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब आपका? यही कि हर रात यहाँ किसी न किसी की बदनसीबी पत्नी मेरे पास आती ही रहती है। वो औरत प्रीति को जवाब देती है। प्रीति उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, देखिए, एक तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे पति नहीं मिल रहे, दूसरा आप मुझे उल्टी सीधी बातों से डरा रही हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मेरे पति को ढूंढने में? ये कहकर प्रीति उसे अब तक की सारी बातें बताती है। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से।
अब प्रीति उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बताइए कि वो लड़की कौन है, क्या कहानी है इस लाल रंग की। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं बताती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा पाएगा। वो लड़की जिसने तुम्हें इस मनहूस लाल बंगले में रुकने की इजाज़त दी, वो कोई और नहीं, मेरी बेटी सोफिया की आत्मा है, जो सालों से हर रात ये सब कर रही है। अब प्रीति कहती है, आप मुझे सारी बात बताइए, चाहे मुझे अपनी ही बलि क्यों ना देनी हो, लेकिन मैं मेरे हरमन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ी औरत कहती है, तो सुनो लड़की। वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं और मेरी बेटी सोफिया इस पूरी दुनिया में एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे, लेकिन ऊपर वाले को यह भी मंजूर नहीं था। सोफिया को पेंटिंग का बहुत शौक था और रंगों में सबसे ज़्यादा उसे लाल रंग ही पसंद था। उसकी ज़्यादातर पेंटिंग में लाल रंग ही होता। इस घर में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं, वो सब सोफिया की ही बनाई हुई हैं। एक बार मैं किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं शाम तक वापस ना आ सकी। पहली बार ऐसा हुआ जब सोफिया घर में अकेली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सोफिया उस रात बिल्कुल अकेली थी इस बंगले में। उस रात उसने लाल रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ था। उस लाल रंग के गाउन में वो गजब की सुंदर लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सुंदरता ही आज उसकी दुश्मन बन जाएगी। वो मुझसे फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उसे बोला, इतनी रात को दरवाजा ना खोले, लेकिन वो नहीं मानी। बोली, दादी हो सकता है कोई मुसीबत में हूँ। सोफिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा है और वो उससे रात को वहां रुकने के लिए कमरा मांगता है। सोफिया भी उस लड़के पर तरस खाकर उसे रात के लिए अपने बंगले में पनाह दे देती है। मुझसे बात करके वो फोन रख देती है और उस लड़के को कमरा दिखाती है। उसके बाद वो हॉल में आकर म्यूजिक लगा लेती है और सुनते सुनते साथ में पेंटिंग करने लगती है। अब वो लड़का अपने कमरे से बाहर आता है और सोफिया से बातें करने लगता है। वो सोफिया से कहता है, आप पर ये लाल रंग बहुत जचता है। सोफिया उसे धन्यवाद करती है और पेंटिंग बनाने लग जाती है। वो लड़का उसे लगातार देखता रहता है। अब सोफिया से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है, आप ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? जब सामने लाल परी हो तो नजर कैसे हटाऊं? मुझे लगता है कि ये लाल रंग आपके लिए ही बना है। सोफिया भी उसकी दिखावटी बातों से प्रभावित होने लगती है और कहती है, आज के बाद मैं लाल रंग ही पहनूंगी हमेशा तुम्हारे लिए। इस तरह सोफिया और वो लड़का जिसने अपना नाम विक्रम बताया था बातों में लग जाते हैं और बातें करते करते दोनों वाइन भी पीते हैं और एक दूसरे की पनाह में सो जाते हैं। सुबह जब सोफिया सोकर उठती है तो विक्रम उसे कहीं नहीं मिलता और अब उसे विक्रम का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें वो लिखता है, मेरी प्यारी सोफिया, मैं विक्रम कल रात तुम्हारी सुंदरता देखकर ऐसा बहका कि ये भी भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। उस लाल गाउन में तुम क्या कयामत ढा रही थी तो मैं बेचारा क्या करता, लेकिन जब सुबह होश आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। तुम भी मुझे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना, लेकिन एक बात जो दिल से कहना चाहूंगा कि लाल रंग में क्या कयामत ढाती हो तुम, हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारा गुनहगार विक्रम। सोफिया को यह खत पढ़कर ऐसा सदमा लगा कि उसने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब से उसकी आत्मा हर उस शादीशुदा लड़के से बदला लेती है जो अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके करीब आता है। आज उसने अपने जादू से पूरा घर लाल रंग का कर दिया है, लेकिन सिर्फ मेरे कमरे को छोड़कर वो जानबूझकर सभी मुसाफिरों को लाल रंग पहनाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही लाल रंग में समाई है। या यूं कहिए कि जहां तक लाल रंग है वहां तक उसकी शक्तियां अपार हैं। अब प्रीति घबराकर पूछती है, तो क्या आज हरमन जी उसका शिकार होंगे? हाँ, अगर वो तुझे भूल गया तो वो सिर्फ बेवफा को ही शिकार बनाती है, और अगर तुझे अपने पति को बचाना है तो
उसे सोफिया के करीब जाने से रोक और उसे इस लाल रंग की दुनिया से बाहर लेकर जा। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोफिया हरमन जी को कहाँ लेकर गई है। सोफिया की दादी कहती हैं कि मैं जानती हूँ हरमन इस समय कहाँ होगा। प्रीति पूछती है, मुझे बताइए कहाँ होगा वो? अगर उसने आज तेरे साथ बेवफाई की तो वो जरूर सोफिया के कमरे में होगा, और अगर वो सोफिया के साथ उसके कमरे में जा चुका है तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा फिर। नहीं, मुझे आप सोफिया का कमरा बताइए, मैं अभी जाऊंगी वहां। प्रीति कहती है और उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन और सोफिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़कर सोफिया के कमरे की ओर जा रहे हैं। अब दोनों सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। हरमन सोफिया का कमरा देखता है जो बहुत ही विशाल है, जहां बहुत सुंदर गोला आकार में पलंग है जिस पर लाल रंग की रेशमी चादर बिछी हुई है। चारों ओर लाल पर्दे हैं और कमरे की हर चीज बहुत व्यवस्थित है। सोफिया उसे अपने साथ लाकर पलंग पर बिठाती है और खुद भी उसके करीब बैठ जाती है। अब शायद सोफिया उसे आखिरी मौका देना चाहती थी। वो हरमन से पूछती है, तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आ रही? हरमन भी उसे जवाब देता है, नहीं जाने मन, जब तुम्हारे साथ आ ही गया हूं तो कोई और क्यों याद आएगी। उधर प्रीति उस तहखाने से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। वो दौड़ती हुई पूरी लॉबी पार कर जाती है और एक बड़े से हॉल में आ जाती है। वहां पर वो चारों ओर देखती है कि आसपास कोई नहीं है। अब वो बूढ़ी औरत सोफिया की दादी कहती है, लगता है कि तेरा पति अब सोफिया के साथ जा चुका है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्रीति खुद को ही हौसला दे रही थी। दूसरी ओर हरमन सोफिया के आकर्षण में खोकर हर हद पार कर चुका था। अब दोनों एक साथ पलंग पर लेटे हुए थे कि सोफिया उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। आधी अधूरी नींद में हरमन की अचानक से नजर सोफिया के पैरों की ओर जाती है। वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हो चुके हैं। हरमन ये देखकर पलंग से खड़ा हो जाता है और डर से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सोफिया को लेकर वासना उसके और प्रीति के पवित्र रिश्ते पर भारी पड़ चुकी थी। दरवाजे पर भी उसे सोफिया ही खड़ी दिखती है। वो जिस दिशा में जाता है उसे सोफिया ही नजर आती है। अब सोफिया की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी हैं और चेहरा बहुत भयानक हो चुका है। वो हरमन को गर्दन से पकड़कर कहती है, विक्रम, तूने क्या सोचा कि इस बार भी रात मेरे साथ काटेगा और सुबह होते ही अपनी पत्नी के साथ चला जाएगा? कौन विक्रम? मैं विक्रम नहीं, हरमन हूँ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरमन उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी प्रीति दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से खड़काने लगती है, खोलो सोफिया, माफ कर दो मेरे पति को। लेकिन सोफिया की नजरों में बेवफाई की एक ही सजा है और वो है मौत। सोफिया हरमन को गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, तूने बेवफाई की है मेरे साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी, तो ले अब सजा भुगत। ये कहकर वो नाखूनों से छाती पर वार करती है, जिससे उसकी छाती से खून बहने लगता है। हरमन तड़प कर वहीं गिर जाता है। अब सोफिया उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ी हो जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अब सब शांत हो चुका है और सुबह के 4 भी बज चुके हैं। सुबह होते ही सोफिया गायब हो चुकी है। प्रीति कमरे में आती है और हरमन को देखकर चीखने लगती है। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर गर्व और निहारिका भी बाहर आ जाते हैं। अब प्रीति सोफिया की दादी से पूछती है, सोफिया ने सिर्फ हरमन को ही क्यों मारा? ये दोनों भी तो यहाँ थे, तो गर्व के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ था और हरमन तुम्हें छोड़कर सोफिया के साथ। इस लाल बंगले में बेवफाई करने वालों को एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। प्रीति वहीं हरमन का सिर गोद में रखकर बैठ जाती है और बैठी हुई उसकी आंखें भी सदा के लिए बंद हो जाती हैं उस लाल रंग के बंगले में। गर्व और निहारिका दोनों वापस चले जाते हैं क्योंकि सोफिया सिर्फ बेवफा को ही सजा देती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।